नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा पर सवाल उठाए, सीएम योगी पर विवादित बातें कही, तो अब योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दे दिया है। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं योगी हूं, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, बस यही फर्क है आप में और मुझ में। सीएम योगी ने राष्ट्र प्रथम और तुष्टीकरण का मुद्दा छेड़कर इस बहस को एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब सवाल यह कि सियासी वार पलटवार के दौर में क्या अब सीधी लड़ाई योगी वर्सेस कांग्रेस की है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर होते खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे का बयान पुराना, योगी का हमला नया। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। भगवा पर विवाद, योगी ने समझा दी पूरी बात। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे को योगी का करारा जवाब, मैं योगी हूं। तो करेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। योगी का प्रहार प्रचंड, राष्ट्र प्रथम वर्सेस तुष्टीकरण। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। सियासत में नई जंग, योगी वर्सेस कांग्रेस। और चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है, आप वो देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है, भगवा पर विवाद, योगी ने समझा दी पूरी बात। क्या आप तस्वीर क्लियर हो रही है? सीएम योगी ने सही शब्दों में समझा दिया है कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है कि प्रहार प्रचंड, राष्ट्र प्रथम वर्सेस तुष्टीकरण। क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और चुनावी लड़ाई इस ओर आगे बढ़ चली है क्या? तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि सियासत में नई जंग, अब योगी वर्सेस कांग्रेस। क्या पूरी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं? एक नई लड़ाई यहां से शुरू हो रही है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर गंगा साय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक हैं। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत में सचिन रावत आपसे ही कर रहा हूं, भगवा से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और कांग्रेस के लिए, खड़गे साहब के लिए तुष्टीकरण प्रथम है, बस यही अंतर है हम में और आप में, ये उनका कहना है। देखिए अमित जी, भगवा से किसको दिक्कत है? ये तो वही लोग बता सकते हैं जो समाज में जहर बोने का काम करते हैं। आप भगवा पहन करके अच्छी बातें करिए, समाज को जोड़ने की बात करिए, देश में अमन चैन की बात करिए, लेकिन आप भगवा पहन करके वही नफरती बयान, मुख्यमंत्री जी हैं आप, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी सिर्फ वोटों की चंद राजनीति के लिए अच्छा शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री जी आपके मुख से। कम से कम आपको यह बताना चाहिए था कि आपने उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार लगा दिया, कितनी कंपनी लगा दी बाहर जाकर के। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में किया कुछ नहीं है। प्रयागराज में हमारे छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज तो आप अच्छी तरह कर लेते हैं, उनको डिटेन करके जेल भेजने का काम तो आप अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश से कोई सरोकार नहीं। सचिन जी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आबरू लूटी जाती है, बीएचयू में एक बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है, सुन तो लीजिए, उस पर बातें उनकी तरफ से समझाई जा रही है, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बटेंगे। एक सेकंड सचिन रावत जी, रही बात प्रयागराज की, वहां तो आप लोग भी नजर नहीं आए ना।
मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से समझाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से हमारा मतलब अरे ये है। हमारा डेलीगेशन गया, सुनिए तो आपको सही नहीं जानकारी, हमारा डेलीगेशन गया कांग्रेस पार्टी हाँ की ठीक यूनिट है, जो लोग NSY हाथरस जाने के लिए हाथापाई कर रहे थे वो नजर नहीं आए, बस हम ये कह रहे हैं। अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं ना, मूल मुद्दे पर आते हैं, प्रयागराज पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम मूल मुद्दे पर आते हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से हमारा मतलब यह है कि हम बटे थे तभी मुगल हमारे देश में घुसे थे, हम बटे थे तभी अंग्रेज हमारे देश में घुसे थे, अब बटना नहीं है। अगर कोई जात में बांटने की कोशिश करे तो उसको आप नकार दीजिए, उसको समझाइए कि नहीं बटेंगे नहीं, यही तो करें। तो इसमें गलत क्या है, इसमें नफरती बयान क्या है? देखिए अमित जी, मुझे ये बताइए, पहले चुनाव में क्या होता था? 370 धारा याद दिलाई जाती थी, राम मंदिर का जिक्र किया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी हार हुई, 33 सीटों पे ये लोग आ गए, तब इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा सेट किया कि समाज को इस तरह का एक पोलराइजेशन का माहौल दे दीजिए जिससे कि क्या है, हमको वोटों की फसल काटने को अवसर मिल पाए। आप ये बताइए, आप किसको बांटने की और किसको काटने की बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि सब बट जाए जाति धर्म में? किसको बांटने की, किसको काटने की बात कर रहे हैं? यहां सिर्फ और सिर्फ बांटने और काटने की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप किसको कर रहे हैं ये बताइए ना। सचिन रावत जी, आप जस्टिफाई क्या आप इसके पक्ष में है क्या कि लोग बट जाएं? एक मैसेज भी जो जाना चाहिए आप इसके पक्ष में है कि लोग बट जाएं? वो यही तो कह रहे हैं कि मत बटिए, हम लोग, इसमें गलत क्या है? अच्छा अमित जी ये बताइए, अमित जी बस 10 सेकंड। हाँ अमित जी ये बताइए, हम लोगों की एक मांग है कि जाति जनगणना हो करके दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का और जो लोग हैं उनका अगर अधिकार मिल जाएगा तो इसमें आपत्ति क्या है? हम लोग तो चाहते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों के संविधान में ये बात का जवाब तो दे रहे हैं कि हमारे लिए जाति मैटर ही नहीं करती, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। भाई वो कहे तो नहीं कि अगर हम कोई भी स्कीम लेकर आ रहे हैं तो हम किसी जाति को देखकर नहीं ला रहे हैं, हम सबके लिए ला रहे हैं। आप ये करें कि नहीं जातिगत जनगणना करवा लीजिए, वो ये करें कि वो जातियों में बांटना चाहते हैं, यही तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप बांटना चाहते हैं लोगों को। अमित जी नहीं, अमित जी 10 सेकंड। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय जाते हैं, कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, मुझे पिछड़ी जाति का होने पर गर्व है, मुझे पिछड़ी जाति के नाते हमें वोट दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी ये बात कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये जाति जनगणना ना करानी पड़े, इसलिए इन लोगों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा वाला बयान जारी किया। हमने ऐसे नेताओं को भी देखा है कि जो कि चुनाव के वक्त कभी मंदिर जाते हैं तो कभी टोपी भी पहन लेते हैं, तो फिर तो चुनावी लाभ लेने के लिए हर कोई ये काम करता है ना। आलोक अवस्थी जी आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि आप इसलिए बांटने और काटने की बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, अपेक्षाकृत आपकी सीटें नहीं आई, इस वजह से आपने एक नया नैरेटिव सेट किया है। आलोक जी देखिए, आज योगी जी ने स्पष्ट किया है कि एक योगी के लिए देश पहले, फिर सनातन है, उसके बाद फिर जो है योगी है। तो योगी आदित्यनाथ क्या है, ये खुली तस्वीर है, खुली किताब है। लेकिन उन्होंने खड़गे जी से भी सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने कहा है कि रजाकारों ने उनकी माँ, चाची और बहन को जिंदा जला दिया था, लेकिन खड़गे जी गांधी परिवार की गुलामी करते करते चूंकि मुस्लिम नाराज ना हो जाए इसलिए रजाकारों के विषय में बात नहीं करी। रजाकारों ने क्यों चलाया था? क्योंकि वहां बटे थे, इसलिए काटने के लिए उनको आसानी थी। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि बटे थे इसलिए उदयपुर में मास्टर कन्हैया लाल कटे थे, हम बटे थे इसलिए कमलेश तिवारी कटे थे, हम बटे थे इसलिए चंदन गुप्ता कटे थे, हम बटे थे इसलिए ध्रुव त्यागी को काटा गया था, हम बटे थे तो सचिन और गौरव को मुजफ्फरनगर में काटा गया था, हम बटे थे तो देश का बंटवारा हो गया था। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एक उदाहरण है कि देश का बंटवारा क्यों किया गया था, किस आधार पर किया गया था, कौन लोग देश के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो लोग बटे और हम बटे इसलिए उनका देश का बंटवारा करके काटा गया। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से हिंदुओं को काट काट करके उनकी जनसंख्या को सीमित कर दिया गया, लूटा गया, बर्बाद किया गया, क्योंकि हम बटे थे। वही कांग्रेस जो है आज अंग्रेजों के जमाने को याद करते हुए बांट करके हिंदू समाज को जातियों में बांट करके बात करना चाहती है। लेकिन जहां जातीयता मुसलमानों में देखी जाती है वहां पर चुप हो जाते हैं, वहां पे वो नहीं कहते कि शिया भी है, सुन्नी भी है, हनफी भी है, तमाम फिरकों में मुसलमान बटा हुआ है। उनके यहाँ धोबी भी है, उनके यहाँ तमाम शेख भी है, उनके यहाँ पिछड़ा भी है, उनके यहाँ जो है फकीर भी है, उसकी वो बात नहीं करते हैं।
वहां पर सिर्फ वो एक धर्म की नजर से देखते हैं। तो भैया जब आप मुसलमानों को एक धर्म से देखते हैं तो हिंदुओं को भी एक धर्म से देखिए। तो हिंदू जो 80% है वो आज भी प्रताड़ित होता है, अपने पूजा पाठ करता है तो उसके पथराव होता है, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बहराइच में माता की मूर्ति खंडित की गई, गणेश प्रतिमाओं पे विसर्जन पे समय पथराव होता है। तो ये कौन लोग हैं बांटने वाले, जिनकी फसल जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काटना चाहती है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपका जवाब। अमित जी, भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्रों में से एक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लोकतंत्र को कलंकित करना चाहती है और देश की अस्मिता को दुनिया की पटल पर हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती है। दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतंत्र में इतना बड़ा नकारात्मक नारा किसी ने नहीं सुना होगा, बटोगे तो कटोगे। ये वही कह सकता है जिसके अंदर दंगाइयों का गुण होगा, जिसके अंदर देश को बांटने का गुण होगा, जिसके अंदर समाज में नफरत फैलाने का गुण होगा, जिसको जहर घोलने की ट्रेनिंग दी जाती होगी किसी जगह पे। ये इस तरह के लोग हैं जो समाज में अमन चैन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल इनका जो पूर्वज है ना, वो वहीं से निकल के आते हैं, इसी वजह से ये लोग करते हैं। इनसे ना देश संभल रहा है, इनसे ना समाज संभल रहा है, ना इनसे जाति संभल रही है, ना इनसे धर्म संभल रहा है। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, लखनऊ में विवेक तिवारी की जो इनकाउंटर हुआ था फर्जी, वो कौन था, किसने बांटा था? आर.एन. मिश्रा को फरीदाबाद में किसने बांटा था, मुझे बता दीजिए। बहराइच में दंगा कराने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जाए कि 2 घंटे की छूट है और 2 घंटे की छूट में आप चाहे हिंदू को काटो, मुसलमान के घर जलाओ। ये लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अरे बेबुनियाद बातें नहीं कर, सुन लो, आपके बीच में बोला था क्या मैंने? जो करते हो उसको सुनना सीखो, पहले जो करते हो उसको सुनना सीखो। इतना गलत किया तो मान लो गलत कर दिया। आपके विधायक ने बोला नहीं बोला, बताइए मुझे, आपके विधायक ने बोला कि नहीं बोला? विधायक को हमने कार्रवाई करी कोई? अगर गलत विधायक से कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपके विधायक ने खुद बोला है कि 2 घंटे की छूट दी गई थी और दंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था, उपचुनाव को जीतने के लिए था और हम मेरे बेटे की भी हत्या हो सकती थी। ये आपके विधायक ने बोला, किसी और ने नहीं बोला है, आपकी पार्टी के लोगों ने बोला है। रही बात मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में बांटने का काम विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी खतौली का विधायक, न्यायालय ने सजा दी और उसकी सजा खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक की सदस्यता दंगा करवाने के मामले में खत्म हुई है। ये आप लोग नहीं जान पाओगे क्योंकि आपको ना देश से लेना है, ना समाज से लेना है, ना बेटियों से लेना है। आपको बताना पड़ेगा 2 घंटे की प्रयागराज में पहले क्या कारण है कि छूट दी गई थी, आरोप लगाया आपने। आप लोगों की मानसिकता में देश को बांटना लिखा हुआ है। आप कभी अमन चैन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप देश के बिल्कुल देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, दंगाइयों को अपनी गोद में बैठा करके खीर खिलाने वाले कह रहे हैं कि बांटने और काटने का क्या होता है। अरे आप एक धर्म विशेष के समर्थन दे करके कटवाने की छूट दी, काटने वालों के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करिए। ठीक है सर, इसको टोकाटाकी का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से आऊंगा आप दोनों के पास, अपनी अपनी बात रखिएगा। मैं गंगा साय जी को चर्चा में शामिल कर लूंगा, उसके बाद परमजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। गंगा साय जी, बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भगवा है उनकी राजनीति में जरूरत क्या है, वो राजनीति से दूर चले जाएं या फिर सफेद कपड़े पहन लें। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में कहां अपने आप को देख रही है, आपके नारे क्या हैं? क्योंकि कल हमने देखा कि बीएसपी कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया और उसमें था कि न बटेंगे न कटेंगे, बहन जी के साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से। तो क्या आप भी इसी नारे के इर्द गिर्द आगे बढ़ने लगे हैं उपचुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस नारे की सार्वजनिक आलोचना करनी चाहिए कि एक इतने बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति की कैसी भाषा हो सकती है। हमें संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, लेकिन किस तरह की भाषा, बटेंगे तो कटेंगे, ये तो मवालियों की भाषा है। ये कोई संविधान सम्मत पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं है। इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। और किसके बंटने की बात कर रहे हैं, कौन बांट रहा है, और जो जाति है, तो जाति तो इस देश की सच्चाई है। उस सच्चाई को स्वीकार करके ही उसका समाधान कर सकते हैं। अगर उसको नकार करके आप हिंदुत्व के आधार पर लोगों को एकजुट करना चाहते हैं तो वो चल नहीं पाएगा।
क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा जिस तरह से उभर रही है वो जोड़ने वाली नहीं है, वो तोड़ने वाली है। इस देश में और बहुत सारे धर्मों के, आस्थाओं के लोग हैं, उनको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सबको साथ लेकर चलेंगे तभी वास्तव में हम उस भारत के प्रतिनिधित्व कर सकेंगे जिस भारत का दुनिया भर में इस चीज के लिए नाम है। ओके। और जहां तक दलितों की बात है तो दलित तो हमेशा से सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं। जो दल सामाजिक न्याय की बात करेगा, सामाजिक न्याय का पक्ष लेगा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करेगा, उसी के साथ खड़े आप होंगे। उसके साथ रहेंगे, और ठीक है। इस पर अभी मैं आलोक बहन जी का का जवाब लूंगा, लेकिन परमवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जिस तरीके की तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है, खासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान, अब आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि लड़ाई अब योगी वर्सेस कांग्रेस की हो गई है? मतलब कांग्रेस पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने भाषणों में और अपने बयानों में हर वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखें, तो क्या अब लड़ाई यही बन रही है क्या? जी देखिए, इंग्लिश में कहावत होती है कि एवरी वर्ड हैज अ कॉन्सिक्वेंसेज एंड एवरी साइलेंस टू। शब्द कोई भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज होगा, चुप्पी का भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है। योगी जी के ऊपर खामखा उनके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बयान देना, तो मुझे लगता था वो अपने आप में सेल्फ बोलता। कारण क्या है, आज योगी जी ने जिस बात को कोट किया है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की विकिपीडिया में बहुत दिनों से सार्वजनिक है। उनके गांव में क्या किस्सा हुआ था, रजाकारों ने क्या किया था, वो तमाम बातें हैं वहां पर। तो ये बात तय थी कि पब्लिक डोमेन में ये बात किसी बड़े नेता के मुख से बीजेपी के आएगी ही आएगी, और वो योगी जी के मुख से आई है। तो उसका कारण था क्योंकि बटेंगे और कटेंगे नारा जो था, इसके पीछे योगी जी ने सबसे पहले बोला था। और बटेंगे और कटेंगे के मतलब में देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब कहीं से हिंसा से नहीं है। ये आपका अगर सीधी सी बात होती है, अगर किसी टीम में अगर आपसी फूट होगी तो वो टीम जीत नहीं सकती टीम वर्क के हिसाब से। उस तरीके से लाया जा रहा था, लेकिन तमाम बातों को लाया जा रहा है। और अगर ये कोई पहली बात नहीं है, इस नारे के इर्द गिर्द राजनीति घुमाई जाने की करी जाती है। 90 के दशक में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस नारे पर तो किसी को आपत्ति नहीं थी, तो आज इस नारे के ऊपर आपत्ति जो हो रही है, तो इस नारे को हवा देने वाली बात उल्टा विपक्ष कर रहा है। अगर इतना तूल ना पकड़े इसके ऊपर तो इतनी बात ना बनती है। स्वाभाविक सी बात है, योगी जी का पैन इंडिया प्रेजेंस पहले था, अब इतनी इंपॉर्टेंस मिलने के बाद उनके गले में हार डाल के उनका कहा जा रहा है कि अब आप राष्ट्रीय राजनीति में आइए। मुझे लगता है खड़गे जी ने तैयारी कर दिया, तो खड़गे जी ही इसी वजह से उनके बारे में नाम लेके स्पेसिफिकली कहना, तो योगी जी का कद अपने आप विपक्ष के लोग बढ़ा रहे हैं। और इस चीज के बाद एक सिंपल सी बात देखिए ध्यान करने वाली होगी, बांग्लादेश हमारे बराबर में, वहां पर क्या हो रहा है इस समय? वहां पर कोई पूजा पाठ कीर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इसको अपने जैसी जिस जाकी रही भावना, जिन पर मूर्त देखी जैसी वाली बात होती है, वो वैसे है कि बटेंगे कटेंगे। आप लोग नहीं कहते हैं कि जैसे अभी समाजवादी पार्टी के लोग तमाम कहते हैं कि हमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये भी तो सेग्रीगेट करने की बात की जा रही है ना समाज के अंदर से, कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो ये और परिवार में भी ये बात कही जाती है, परिवार में भी ये बात कही जाती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, आगे बढ़ोगे, अगर बटोगे तो बिखराव हो जाएगा, ये बात तो कही जाती है। और इसी संदर्भ में ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और बार बार इसको एक्सप्लेन करके समझाया भी जा रहा है। लेकिन सचिन रावत जी, खड़गे जी का यह कहना है कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, वो भगवा कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं होते। लेकिन मैं कहूँगा या तो सफ़ेद कपड़े पहनो और अगर तुम सन्यासी हो तो राजनीति से बाहर निकल जाओ। क्या ये खीज है, ये खिसियाहट है कि हरियाणा में जीतते जीतते जिस तरीके से हार गए, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया और उस नारे के बाद वहाँ पूरी हवा बदल गई? आपको उसके बाद लग रहा है कि अब असली लड़ाई इन्हीं से है और इन्हीं को टारगेट करके अब बयान देना होगा, और यही कारण है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे भगवा को निशाने पर लिया, योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया? देखिए अमित जी, दो बातें हैं। पहली बात, मैं परमवीर जी का जवाब देना चाहूँगा। अभी बांग्लादेश का जिक्र इन्होंने किया, मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, बांग्लादेश में जो स्थिति हुई वहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का हिंसा हुई तो हम उसका कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि बीसीसीआई के इनके जो मालिक हैं, जैसा जो गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं, बांग्लादेश की टीम के साथ मैच तो आपने खेल दिया। आपको उस समय रोकना चाहिए था, आपको बांग्लादेश की टीम के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन उसमें से पैसे आ रहे थे, उसमें से बीसीसीआई के पास पैसे आ रहे थे, इसलिए कराया गया। आप एक तरफ क्यों नहीं रहते हैं? अब आता हूं मैं खड़गे जी की बात पे। आदरणीय खड़गे जी ने जो बात कही, उस बात का सारांश आप समझिए कि अगर आप भगवा चोला धारण किए हैं तो भगवा और भगवा के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आप ठीक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन कम से कम भगवा पहन करके इस तरह का अगर आप व्यक्तित्व देंगे, वर्णन देंगे, बयान देंगे,
आप किसको बांटने को और किसको काटने की बात कर रहे हैं? इससे पहले अगर आप उनके बयान सुनिएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के ध्रुवीकरण के बयान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दिया। आखिर ये क्यों देने पड़ रहे हैं? इनको यही है कि इनके जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की एक लड़ाई है, उस वोट बैंक को कैसे हमको यूनाइट करना है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब देश में मुद्दा चलेगा, देश में आपसी सौहार्दपूर्ण का माहौल चलेगा, आपसी भाईचारा चलेगा, देश प्यार से चलेगा। आप कितनी भी नफरत फैला लीजिए, आप चिंता ना करिए। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, वो दुकान ऐसे ही बढ़ती जाएगी और आप लोगों की जो नफरत की जो आग है, उस आग में आप उत्तर प्रदेश को देश में झोंकना चाहते हैं, वो आग जरूर बुझेगी। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमेशा नफरत के खिलाफ मोहब्बत जीती है और प्यार जीता है, आपसी भाईचारा जीता है। हम लोग यूनाइट होंगे तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी बेरोजगारी को हम लोग दूर कर पाएंगे, तभी हम लोग किसानों को उनका सम्मान, न्याय, उनका एमएसपी का दाम दिला पाएंगे। जो भी उनकी आपूर्ति रहेगी उसको हम लोगों देने का काम करेंगे। क्योंकि क्या है, आप लोगों ने कह दिया कि बटेंगे, जब बढ़ जाओगे तो रोजगार कहां मिलेगा? जब बढ़ जाओगे रोजगार नहीं मिलेगा, ना सुरक्षा देनी पड़ेगी। जब आप लोगों का सिर्फ यही मकसद है ना कि समाज में इस तरह आलोक जी आप इस पर काउंटर करिए, लेकिन आप जिन लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से अपने हक की सीटें तो ले नहीं पाए उपचुनाव में, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनको हक दिलाएंगे। आलोक जी आपका काउंटर। देखिए अमित जी, इन्होंने कहा ना राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, लेकिन मोहब्बत की दुकान में बिक क्या रहा है? नफरत का सामान। देश को बांट करके देखने की नीति राहुल गांधी की दुकान से बिक रही है। सामान आलोक जी मुझे बताइए, कौन सा सामान बताइए ना, कौन सा नफरत का सामान आपको मिल गया? आप बताइए तो मैं आपको मोहब्बत की दुकान का सामान भेज दूं। मैं आपको मोहब्बत की दुकान का सामान भेज दूं। अगर आपको कहीं नफरत का, वो नफरत का सामान आप लोग बेचते हैं, आप लोग बेचने का काम करते हैं आलोक जी, हम लोग नहीं बेचने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह का बयान देकर के ध्रुवीकरण का माहौल बना करके, सचिन जी आप बोल रहे थे आलोक जी ने आपको टोका-टाकी नहीं की, मोहब्बत की दुकान आप अपनी बात करें, और आप मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं तो मोहब्बत से सुनिए तो सही भाई साहब। ठीक है आलोक जी। देखिए अमित जी, मैंने कहा ना राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकना अब जो है लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। देश को बांटने का कोई भी सामान राहुल गांधी बेचना चाहे बेचेंगे, खरीदे बिकेगा नहीं। भगवा से पुराना इनका वैर है, क्योंकि इटली की संस्कृति से जो है इनकी राजनीति चल रही है। तो भगवे पे आरोप लगाना, भगवे को पहले आतंकवादियों से जोड़ने की बात इन्होंने करी थी, कांग्रेस कई नेताओं ने करी थी। भगवे को अपमानित करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कारण क्या है कि इसी भगवे ने राहुल गांधी को पैदल कर रखा है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत है लेकिन कहीं से पूरी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आ गए, उसके बाद से इनकी और जो है आने की कोई संभावना खत्म हो गई है। तो भगवा इनकी टारगेट में रहता है। मंदिर में ये आरोप लगाते थे कि लोग मंदिर में जाते हैं वहां लड़कियां छेड़ने जाते हैं, भगवान के मंदिर को भी छोड़ा नहीं है, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। और रही समाजवादी पार्टी की बात, इन्होंने तो रामचरितमानस को ही जलवाने की का पूरा वो किया। इनके एक महासचिव ने रामचरितमानस तो तुलसीदास के बारे में तमाम अंडसंट बोला, तो भगवे पे हमला करना और एक वर्ग को तुष्टीकरण देना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला शगल है। और इन दोनों को जनता ने किनारे बैठने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि ये भगवा को अपमानित करने की बात कर रहे हैं, सनातन को अपमानित करने की बात कर रहे हैं, सनातन को जो है तमाम तरह की विवक्षणों से बताते हैं। इनकी दुकान बंद है, कोई इनकी मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत की दुकान है और नफरत का सामान कोई नहीं खरीदेगा। मेरा इतना कहना। सचिन रावत। देखिए अभी मंदिर का जिक्र हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो भी एक मंदिर है। वहां पर एक छात्रा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल एबीवीपी के लोगों ने आबरू लूटी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिरों में और वहां पर जाकर के किस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न होता है? आप खुद अपनी बात में फंस रहे हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े कि नहीं बढ़े? भगवानों के महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े कि नहीं बढ़े, ये बताइए। की सभ्यता को यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। फिर आ गए पूजा पाठ पे पाकिस्तान। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक आपके पास पूजा पाठ है, एक आपके पास पाकिस्तान है, एक आपके पास हिंदू मुसलमान है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है आलोक जी आपके पास। आपके पास उत्तर प्रदेश में कोई ब्लूप्रिंट युवाओं के लिए नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट किसानों के लिए नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट यहाँ के जो श्रमिक हैं उनके लिए नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट आपके पास उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए नहीं है।
सिर्फ आपके पास है ध्रुवीकरण, नफरत, समाज में जहर घोलना, हिंदू मुसलमान कराना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंडे में है। जो पहले आरएसएस करता था डिवाइड एंड रूल का काम, वही भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र यादव आपका जवाब। आलोक जी ने आरोप लगाया कि आप लोगों की मोहब्बत की दुकान हो चुकी है बंद, दुकान में लग चुके हैं ताले, इस वजह से आप लोगों की तरफ से इस तरीके से बयान दिया जा रहा है और भगवा को निशाने पर लिया जा रहा है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता, अपनी व्यवस्था और अपनी नफरत की राजनीति को धर्म के आड़ में बचाने का प्रयास करती है, लेकिन इस देश की जो सम्मानित जनता है, इंटेलिजेंट जनता है, उसको समझ चुकी है। अभी ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे थे, उन्होंने तो आशीर्वाद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दिया अयोध्या में। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, आप इंसान को धोखा नहीं दे सकते। वो जमाना चला गया, अब आपका वो जमाना चला गया। भगवान भी जागरूक है, इंसान भी जागरूक है, आप धोखा नहीं दे सकते हैं। आप जैसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है जो बेटियों के बलात्कारियों को माला पहनाए, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को केक खिलवाए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश से नकारी जा चुकी है। और उसका जीता जागता उदाहरण 2024 में इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बताया, 33 सीटों पर सिमटा दिया। फिर भी आज आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं। आप युवाओं पर लाठी, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवा आपसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनको आप लाठी मरवा रहे हैं। निहत्थे गए थे अपनी बात रखने के लिए और पुलिस लगवा के लाठी मरवा दिया। क्या युवा इस बात को नहीं जान रहे हैं? आखिरी के 1 मिनट हमारे पास है, परमवीर जी आपके पास है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर खींच दी है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो एक दिशा दे दी है, जो एक नारा दे दिया है, उसकी काट नहीं मिल पा रही पूरे विपक्ष को, इसलिए हर दिन एक नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, नई नई होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं और सीधा अटैक योगी आदित्यनाथ पर किया जा रहा है? मेरे से सवाल है जी परमवीर जी। जी देखिए, वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ रहा है राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी, और जो नारे होते हैं, नारों में बहुत दम होता है। अभी जब बातचीत चली तो मैंने एक सर्च किया था, 1989 का चुनाव था, राजीव गांधी जी की सरकार के से नाराज होकर वीपी सिंह जी ने जनता दल की तरफ दामन थामा था, अरुण नेहरू जी थे उस समय पर, तो एक नारा दिया गया था उस समय। वो नारा था, गालों में जो लाली है तोपों की दलाली है। वो होर्स कांड को लेकर वो बात चली थी। उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी का। उस 1989 के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी तो अपने ऊपर सत्ता में सरकार नहीं बना पाई है। तो नारे को हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नारा वही कामयाब होता है जो जनता की नब्ज पकड़ता है। जैसे कि यूपी के अंदर जब हमने देखा था मंडल वर्सेस कमंडल का एरा, तो मंडल सरकार की नीतियों को लागू करने के ऊपर जो राजनीति चली थी वो भगवा राजनीति के ऊपर भारी पड़ी थी। लेकिन आज जब ये बटेंगे और कटेंगे वाला नारा है तो जनता की नब्ज पे पकड़ता है। और इसका हम लोग देखते हैं अपने आप में कि जहां जहां पर, क्योंकि जैसे अभी अफगानिस्तान की घटना देखी थी, वहां से कैसे पलायन करना पड़ा था, जो अल्पसंख्यक सिख हो गए थे वहां से। हमारे बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं तो जनता की नब्ज पे बार किया जा रहा है हर मंच से। मैं माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा, समय हमारे पास इतना ही था, चर्चा में फिलहाल इतना ही। वहां वैसे ही पर समाप्त करते हैं, खबरें जारी हैं, आप बने रहें।